जय हिंद छात्रों, मैं सुनील कुमार सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि हम पहले अध्याय में पहली वीडियो में पढ़ चुके थे। रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान तरीके से सीखे थे। अब मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को भी सीखता हूँ, जैसा कि आपको दिखा रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे तो हम इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है सर्वप्रथम संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें नए पदार्थों का, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, वो क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के हम लोग प्रकार देखेंगे। तो पहला हम लोग देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका नाम है संयोजन, मतलब संयोग होना। संयोजन तो जानते ही हैं छात्रों, संयोजन उसका अर्थ ही निकल रहा है योग। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखेंगे। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था H2 प्लस O2, ठीक है, पहली वीडियो में पढ़ा था, तो बराबर ये होता है H2O। क्या होता है छात्रों? H2O, ठीक है ना, H2O यानी एक ये अभिकारक और एक ये, यानी H2 अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो क्या है? अभिकारक मिलकर के क्या एक यानी जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना छात्रों, तो यानी संयोजन जो अभिक्रिया है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, जो ये मिलकर के क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहा है ए और बी, मान लीजिएगा ये दो क्या है? अभिकारक हैं। ये मिलकर के एक सी क्या बना रहे हैं? यह सी उत्पाद बना रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया समझ चुके होंगे छात्रों। ठीक है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो चलिए, एक प्रकार ये हो गया है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, ये भी हम लोगों को सीखना होगा कि कोयले का दहन है जो छात्रों, कोयले का जो दहन है वो क्या है? कोयले का दहन एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये कैसा है? संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण, जैसे जल का निर्माण तो हम लोगों ने छात्रों अभी उदाहरण लिया ही था। तो जल का निर्माण है, जैसे H2O2, ये क्या बनाते हैं? एक उत्पाद यानी H2O जल का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा ही था समीकरण को संतुलित। जैसे ये समीकरण संतुलित लिखा हुआ है, देखिए इसमें H के कितने हैं? 4 हैं, ठीक है ना, और इसमें 2 2 4 हैं। ऑक्सीजन के इसमें 2 हैं, ऑक्सीजन के इसमें 2 हैं, ये संतुलित हैं। और ये हम लोगों ने लिखा था, इसकी भौतिक अवस्था है। तो ठीक है छात्रों, समझ चुके होंगे कोयले का दहन और जल का निर्माण ये कैसा है? संयोजन अभिक्रिया है। अब इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ते हैं CaO यानी बुझा हुआ चूना में जब हम जल मिलाते हैं H2O, तो इसमें बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यानी इसमें दो अभिकारक हैं, एक CaO और एक H2O, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी इसमें एकल उत्पाद बनाया जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। अब छात्रों, हम संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत एक चीज और पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी। क्या पढ़ेंगे छात्रों? ऊष्माक्षेपी। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती है बार बार। ऊष्माक्षेपी मतलब, क्षेपी का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्सर्जन होना, निकलना। ठीक है ना छात्रों, तो अब इसकी परिभाषा क्या है? अभिक्रिया तो जानते हैं ऊष्मा, ठीक है, क्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं कि जब दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उससे जो उत्पन्न होता है पदार्थ उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वही क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेंगे छात्रों, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन, तो यानी CH4, जब हम मेथेन गैस का दहन करते हैं, ठीक है, तो वो किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। हमेशा हम आग जलाते हैं, आप लोगों ने छात्र देखा होगा, आग जलाने पर ऊपर की ओर जाती है, वो क्यों जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण। तो जब हम इसका दहन करते हैं तो क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल भी यानी जल वाष्प के रूप में जल भी निकलता है, इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है छात्रों, ऊष्मा भी, यानी जिसे हम लोग कहते हैं आँच, ये भी निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे छात्रों। यानी इसकी परिभाषा थी, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए छात्रों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संयोजन ही पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन यानी सांस लेना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको भी हम लिख लेंगे पॉइंट अपने नोट्स में, ठीक है, पॉइंट बना लेंगे। जैसे C6H12O6, ये क्या है, एक AQ यानी जलीय विलयन, और 6O2, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है और ऊष्मा भी निकलती है। तो ये सांस लेना भी ऊष्माक्षेपीय का अभिक्रिया है। तो छात्रों आप समझ चुके होंगे संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा। संयोजन अभिक्रिया में संयोजन की परिभाषा, ठीक है, यानी इसमें क्या है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और हमने विभिन्न प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पढ़ी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छात्रों वियोजन। कौन सी, वियोजन। नंबर 1 पढ़ लिया था हमने संयोजन, अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम वियोजन। संयोजन में क्या पढ़ा था, उसका मतलब ये संयोग यानी संयोजन, इसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं वो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, वियोजन, वियोग होना, वियोग मतलब वियोग होना मतलब बटना। तो इसका देखिए परिभाषा है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, या हम लोग कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए है, ए कोई एक अभिकारक है, पदार्थ है, जब हम इसको या ऊष्मा देते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार से कुछ भी या गर्म करते हैं, प्रकाश देते हैं, तो यह दो तत्वों का निर्माण करता है, दो उत्पाद बनाता है। तो इसे क्या कहेंगे, वियोज, यानी एक था, एक से कितने हुए, दो हुए, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब वियोजन अभिक्रिया में पहले हम कुछ पढ़ेंगे ऊष्मी वियोजन। क्या पढ़ेंगे, ऊष्मी वियोजन, यानी ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। एक होता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा किया जाना वाला वियोजन प्रकाश वियोजन है। विद्युत वियोजन भी होता है, विद्युत के द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन होता है। तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे फेरस सल्फेट यानी FeSO4, इसको जब हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने पर वो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। यानी जो पहले हरे रंग का होता है, हरे रंग के बाद कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो ये क्या है, ऊष्मीय वियोजन है, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा यहाँ पर जो किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ऊष्मा के द्वारा ये वियोजन हो रहा है। तो ये कहलाता है ऊष्मीय
वियोजन कहलाता है। तो अब इसके बाद हम दूसरी भी देखिए जो हमें दिया गया है, CaCO3 यानी बुझा हुआ चूना। जब हम बुझे हुए चूने को ऊष्मा देते हैं तो इसमें CaO, ये जो CaCO3 है चूना पत्थर है, ठीक है। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर ये CaO यानी बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी एक ही क्या था, ये एक ही यानी एकल अभिकारक था, और इसने जब रासायनिक अभिक्रिया की तो इसमें दो या दो से अधिक यानी दो उत्पादों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना छात्रों। तो अब हम नेक्स्ट, तो हम लोग समझ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा प्रकार ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम ही है विस्थापन, यानी अपने स्थान से दूसरे के स्थान पर पहुंच जाना। वो क्या होता है, विस्थापन, अपने स्थान को बदल देना। जैसे मान लीजिएगा ये कुछ है, ठीक है, एक डाल पे और ये दूसरी डाल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, चिड़िया। अब ये चिड़िया क्या करे, ये चिड़िया यहाँ से उड़ के जाएगी और इसको भगा देगी, क्या कर देगी, इसे हटा देगी और इसके स्थान पर बैठ जाएगी। तो ये क्या कर दिया, इसने विस्थापन कर दिया, ठीक है छात्रों। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं आसानी से। तो देखिए अब इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं। जो इसकी परिभाषा दी गई है, इन अभिक्रियाओं में, छात्रों देखेंगे हम लोग, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो यानी कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उसके यौगिक में से उसे विस्थापित कर देता है। हम इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं तो हम लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, एक अभिकारक तत्व, ये क्या है, एक अभिकारक, ये अभिकारक तत्व है, ठीक है, दूसरे अभिकारक यौगिक के तत्वों का विस्थापित या के स्थान को ग्रहण कर लेता है या को विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। छात्रों दोबारा समझिएगा, एक अभिकारक तत्व, ये क्या हुआ, एक अभिकारक तत्व हुआ, जैसे Fe है जो एक अभिकारक तत्व हुआ। एक अभिकारक तत्व दूसरे अभिकारक यौगिक, ये क्या है, CuSO4 एक यौगिक है, Fe तत्व है। तो दूसरे यौगिक के तत्व, अब Cu इस यौगिक में ये तत्व हुआ, Cu तत्व के स्थान को ग्रहण कर लेता है, क्या कर लेता है, इसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो वहाँ पर क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसने देखिएगा यहाँ पर CuSO4 था, तो यहाँ Cu तो नहीं है, Cu को हटा दिया है उसने और Fe ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापित अभिक्रिया कहेंगे। तो छात्रों समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलते हैं, ये जैसे अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है, दो विस्थापन की। तो हम लोग विस्थापन के बाद अब पढ़ते हैं द्विविस्थापन। क्या पढ़ते हैं छात्रों, हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन। तो हम लोगों ने एक संयोजन, वियोजन, विस्थापन, अब इसमें है द्वि। अभी हमने पढ़ा था विस्थापन तो एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को हटा रहा था, उसको स्थापित। अब इसमें तो है द्वि, द्वि मतलब का दोनों, क्या होता है, दोनों। तो दोनों जगह से हटता है, एक दूसरे के स्थान को इधर का इधर, इधर का इधर स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस अभिक्रिया में की हम परिभाषा को पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे भी। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी इस अभिक्रिया में जो उत्पादों का निर्माण होता है, उत्पाद बनते हैं, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदानों से ही होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे,
जैसे लिखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है BaCl2 वेरियम क्लोराइड। फिर क्या निर्माण हो रहा है यहाँ पर होना चाहिए था छात्रों 4 होना चाहिए था, ठीक है, Na2SO4 होना चाहिए था यहाँ पर। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब आयनों का आदान प्रदान यानी यहाँ पर क्या है Na2SO4, यहाँ पर है BaCl2। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या हो रहा है BaSO4 बना रहा है, यानी वेरियम सल्फेट बना रहा है। यानी जो यहाँ का Va था वो इस Na2 पे चला गया तो इसने इसका स्थान ले लिया, और फिर जो Na2 है वो कहाँ चला गया Cl के, देखो इधर चला गया ना। तो यानी इन्होंने आपस में क्या कर लिया, इन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया। यहाँ पर जो क्या था, यहाँ पर जो Na2 क्या था, Na2SO4 था, जो ये क्या बन गया, अब ये Ba बन गया। इस Na की जगह क्या हो गया Ba बन गया, ठीक है ना छात्रों। तो इसका स्थान ग्रहण कर लिया ना एक दूसरे ने, यानी Na2 का Va ने कर लिया। और यहाँ पर जो था क्या VaCl, तो अब ये क्या बन गया NaCl, यानी यहाँ पर आयनों का क्या हो गया आदान प्रदान हो गया है, ठीक है ना छात्रों। तो हमें लगता है आप समझ चुके होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी, यानी दोनों जगह यहाँ पर हो रहा है विस्थापन। पढ़ेंगे इसे हम लोग। वेरियम सल्फेट यानी VaSO4 के सफ़ेद आबिले अपेक्ष का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद विलय का, यानी अवक्षेपण जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है सफ़ेद विलय अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस द्विविस्थापन अभिक्रिया में वेरियम सल्फेट यानी सफ़ेद विलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम पांचवा अपचयन एवं उपचयन, यानी उपचयन एवं अपचयन। पांचवा प्रकार पढ़ा है। चार तो आप संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन आसानी से समझ चुके होंगे छात्रों। अब हम लोग समझेंगे अपचयन। क्या समझेंगे, उपचयन क्या समझेंगे पहले हम लोग उपचयन। तो उपचयन में देखिए छात्रों, आप लोगों ने देखा होगा कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, तो उन अभिक्रियाओं में जो वायु है वायु भाग ले लेती है। क्या ले लेती है, वायु भाग ले लेती है। जैसे हम लोग देखेंगे C+O, ठीक है ना, C+O बराबर क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा छात्रों। क्या हो जाएगा CO2, यानी यहाँ पर इस पदार्थ में क्या हो रही है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है ऑक्सीजन की, यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये मिलकर के ऑक्सीजन इसमें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो जो उपचयन होता है इनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है हमेशा, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन इसमें से क्या होती है समाप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों उपचयन, यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का क्या होता है ह्रास होता है। इसके विपरीत होता है अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या दोनों चीज़ें हो। कभी कभी हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, पॉइंट पढ़ रहे हैं, लिखा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है,
तो ये हम लोग देखते हैं, ये दोनों साथ साथ, कभी कभी किसी किसी अभिक्रिया में साथ साथ चलती हैं, लेकिन कुछ में सिर्फ एक ही होता है। जैसे इस अभिक्रिया में देखिएगा, हमें ऑक्सीजन की वृद्धि तो दिख रही है लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास नहीं दिख रहा है। कुछ कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा होता है, कुछ में नहीं। तो दो में से कोई भी एक हो, ठीक है, तो इसके आधार पर भी हम अपचयन उपचयन कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए हम इसे अपचयन कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं छात्रों, लिखा हुआ है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जैसे C और O2, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, CO2, तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। C में ऑक्सीजन यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। यहाँ पे Cu यानी कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया ये, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो इसमें क्या है, उपचयन, यानी दोनों जगह पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसे हम अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो दैनिक जीवन है, ठीक है ना छात्रों, हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती रहती है और हाइड्रोजन की का ह्रास होता रहता है। जैसे हम लोग देखेंगे संक्षारण, क्या देखेंगे, संक्षारण, मतलब हम लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, यानी हमारे आसपास में जैसे लोहा है, हम लोहा को बाहर डाल देते हैं हवा में, जो हवा के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है छात्रों, जैसे मान लीजिएगा कि हमने एक लोहे की छड़ ये डाल दी, ठीक है, बाहर, और इसे हवा लगी, पानी, तो एक इसके ऊपर एक परत सी लाल लाल सी हम लोगों ने देखी होगी, वो चढ़ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग, ठीक है ना। तो यानी इसकी परिभाषा, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। यानी जब कोई धातु हो, अब कुछ भी हो, चाहे चांदी हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, ये जब ऑक्सीजन की आर्द्रता के और अम्ल के संपर्क में आएंगे तो धातु की जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, यानी परतों परतों में ये टूटने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। हमारे दैनिक जीवन में ये हो रहा है, हम देखते हैं जंग लगना। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। यश दलेपन और विद्युत लेपन और पेंट करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं, धातुओं को बचा सकते हैं। जब हम इस पर लेप कर देंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हम धातुओं को बचा सकते हैं संक्षारण से। अब इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग, जो कि उपचयन अपचयन के कारण होती है। तो उपचयन के कारण ही हम लोगों ने पढ़ लिया है, संक्षारण किसके कारण होती है, उपचयन, उसमें जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तभी तो जंग लगती है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे विकृत गंधिता, यानी विकृत मतलब बुरी गंध है। हम लोगों ने देखा है कुछ हमारे घर में पदार्थ होते हैं, अचार होता है, हम लोग अचार डालते हैं, जैसे हम लोगों ने बर्तन में रख दिया, उसमें तेल कम है या उसके ढक्कन को खोल के रख दिया, तो इससे में वायु संपर्क में आती है, वायु संपर्क में आने के कारण वो कैसे हो जाते हैं, गंध देने लगते हैं, यानी सड़ जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें वायु का उपचयत हो जाती है, यानी वायु का प्रवेश हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन संपर्क में आती है, तो वह अभिक्रिया कर जाते हैं और वो गंध देने लगते हैं। तो विकृत गंधिता को हम लोग लिख भी लेंगे, याद कर लेंगे। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर
किसके? वायु के। वसायुक्त यानी वसा मतलब तेल से जो युक्त होते हैं, तेलीय खाद्य पदार्थ, जैसे जिसमें घी है, डाल्टा है, ये वसायुक्त चीज़ें होती हैं, तेलीय खाद्य सामग्री। वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई मतलब हमारे तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, वो वायु के संपर्क में आते हैं और उपचयित होकर के वो क्या हो जाते हैं, स्वाद उनके बदल जाते हैं, ठीक है, या गंध देने लगते हैं, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। हम लोगों ने देखा है जो तेलीय पदार्थ हैं दुकानों पर आते हैं, वो किसमें? एक पॉलीथन में होते हैं, और उस पॉलीथन में एक गैस भरी होती है। क्या भरी होती है? गैस भरी होती है, जिस गैस के कारण से वो मतलब सड़ते नहीं हैं, ठीक है, उसमें जिससे ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो विकृत गंधिता है, ठीक है, जो पदार्थों का मतलब बदबू देना है, सड़ना है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करके, ठीक है। नंबर 2, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर हम, ठीक है ना, वायुरोधी जो बर्तन है, ठीक है, जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके, उसमें रखेंगे तो भी बची रहेगी। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर क्या है? नाइट्रोजन गैस। जैसे वो कुरकुरे होते हैं ना छात्रों, कुरकुरों में गैस भरी होती है, वो कौन सी गैस भरी होती है? यही नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो कुरकुरे दुर्गंध नहीं देते हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं। शीतलन द्वारा, यानी हम पदार्थ को शीतलन यानी ठंडे स्थान पर रख के भी उसे बचा सकते हैं विकृत गंधिता से। तो ये 4 विकृत गंधिता को रोकने के उपाय थे। तो ये जो हमारी वीडियो है छात्रों, ये आपको किस प्रकार की लगी? आपको पूरा पाठ याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। हमारा पाठ इतना ही था, कितना बड़ा आसान था। तो हम लोग इसमें से हमेशा संयोजन, वियोजन और विस्थापन, द्विविस्थापन की परिभाषा सीख लेंगे, और इनके जो हमने उदाहरण दिए हैं यानी समीकरण दिए हैं, उन समीकरण को भी याद कर लेंगे, तो हमारा पाठ तैयार हो जाएगा। कितना अच्छा! और संचारण की परिभाषा भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, और जो विकृत गंधिता, इसको रोकने के जो उपाय हैं, ये भी आप सीख लें। बहुत ही आसान पाठ था नोट से। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। अब इसके बाद मैं इस पाठ के बहुविकल्प क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो आपकी परीक्षा मतलब आपकी पढ़ाई का टेस्ट लेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। इसको आप याद कर लीजिएगा। वंदे मातरम।